स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए जो आपका हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे आज की इस वीडियो में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए हिंदी ग्रामर में जितने भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं उन सारे टॉपिक को यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैक्सिमम जो आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है इसी सारे टॉपिक से आने वाले हैं। यानी ये जो सिलेबस हम लिखने जा रहे हैं, ये सिलेबस जो है आपके क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 11 और क्लास 12 के लिए भी है। यानी ये सारे जो टॉपिक हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है आज की इस क्लास में जो है हम केवल बताएंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। और कल के क्लास में जो है, अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे, इन सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके सबसे पहले जो है इस टॉपिक को लिखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सीरियल बाय सीरियल जो है ना इन सारे टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे और वन बाय वन जो है ना इसी तरह करते करते जो है हम लोग अपना पूरा जो है ना टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम क्या करते हैं, क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण का यानी हिंदी ग्रामर का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो टॉपिक को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस, ठीक है, फोर्थ क्लास आपका 9th हो, आपका 10th हो, आपका 11th हो, आपका 12th हो। वो बच्चे जो क्लास 9th में हैं वो तो कुछ इस टॉपिक में से, इस टॉपिक में जितना भी आपका क्लास 9th में है, या वो बच्चे जो क्लास 9th और 10th में हैं, इस सिलेबस को जो हम लिखने हम जा रहे हैं वो सिलेबस आपके एग्जाम में 9th और 10th में तो आएगा ही आएगा। और वो बच्चे जो 9th और 10th में है, आप 11th में भी जाइएगा, 12th में भी जाइएगा। ठीक है, तो अगर इन सारे सिलेबस को, अगर इन सारे जो आपका हिंदी व्याकरण का जो भी आपका हम यहाँ पे सिलेबस बताने जा रहे हैं, पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं, अगर इसको आप क्लास 9 या 10th में भी कर लेते हैं तो आपको क्लास 11 या 12 में हिंदी ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस वही नोट्स जो हम यहाँ पे काम कराएंगे उसी नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका उससे क्लास 9 भी हो जाएगा, क्लास 10 भी हो जाएगा, उसी से क्लास 11 भी हो जाएगा और उसी से क्लास 12 भी हो जाएगा। यानी अगर आप 9th में हैं और इन सारे सिलेबस को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 10th में दूसरा और कोई ग्रामर का बुक लेने का और उसको पढ़ने की कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास 10th में भी वही उसी सिलेबस से ही पूछेगा। या अगर क्लास 10th में है तो अगर आप 10th में है तो उसको अगर क्लियर करिए, जो सारे सिलेबस है जो हम दिखाने जा रहे हैं बोर्ड पे, है ना, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो तो कवर हो ही जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर वहां से तो लाएंगे ही लाएंगे। और उसी टॉपिक को अगर बढ़िया से किए हुए अगर आप क्लास 11 पे जाएंगे तो वही टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक आपको क्लास 11 में भी आपको वही टॉपिक, ग्रामर का टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट्स रखे हुईगा तो आपको दूसरा जो है ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका 11th में भी आएगा। और वो बच्चे जो क्लास 11th में है अगर उसको इस टॉपिक को कर लेते हैं तो क्लास 11 में जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से, इसी सिलेबस से आएंगे, इसी सिलेबस से आएंगे और आपको वहां पे आप अगर नोट्स बनाए होंगे बढ़िया से तो आप उसको लिख सकते हैं, है ना। और 12th वालों के लिए तो है ही। तो इसीलिए ग्रामर जो है यानी कुछ टॉपिक आपको 9th में जो है आपको कुछ, जैसे अगर बात करें तो अलंकार का, अलंकार जो है आपको क्या बोलते हैं क्लास 9th और 10th में आपको नहीं पूछता है। उसके बाद कुछ आपका यहाँ पे है क्या बोलते हैं अलंकार हो जाएगा, ये आपको क्लास से क्या बोलते हैं 11th 12th में आपको पूछता है ना, 9th में या 10th में नहीं पूछता है। ठीक है, बात समझ। लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हैं जो आपका संक्षेपण होता है, संक्षेपण, है ना, संक्षेपण जो होता है,
दे देगा, एक बड़ा सा दे देगा, कहेगा कि इतना शब्द में छोटा करके, संक्षेपण का उसको छोटा करके लिखना, तो ये आपका 11th और 12th में देता है, ठीक है। तो संक्षेपण हो गया, अलंकार हो गया, तो ये आपका 11th और 12th में आपको पूछता है ना। बाकी जो टॉपिक है वो आपके क्लास 9 के लिए भी है, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी है। तो अगर ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस है, आप क्लास 9 के बच्चे हैं तब भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 के है तभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11 के है तभी देख सकते हैं, क्लास 12 के है तभी देख सकते हैं। यानी 9 to 12 के सारे बच्चे जो है ना, यहाँ पे आप इस सिलेबस को मतलब इस सारी चीजों को पढ़ लेंगे। अगर पढ़ लेते हैं तो अगर 9th में अगर पूरा कर लेते हैं, 10th 11th 12th में आपको दूसरे ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी नोट्स को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको 9th 11th 12th सारा जो है उसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, हम सिलेबस इसलिए इसलिए लिख दिया है हिंदी व्याकरण सिलेबस को क्लास 9 10 11 एंड 12, यानी चारों क्लास का यहाँ से काम चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका जो सिलेबस में है वो आपका है वर्ण परिचय। क्या है? वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय के बारे में क्लास 9th और 10th में पूछता है ना। 11th 12th में आपका वर्ण परिचय नहीं पूछता, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो वर्ण परिचय जो है आपका क्लास 9 में पूछता है या क्लास 10th में पूछता है, ठीक है। 11th 12th में आपका वर्ण परिचय वहां पे आपको नहीं पूछता। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है भाषा, ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपका? भाषा हो गया, ठीक है, भाषा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषा जो है ये भी आपके 9th और 10th में पूछता है, 11th 12th में आपको नहीं पूछता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? भाषा हो गया, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका शब्द जो कि आपके क्या बोलते हैं 9th में और 10th में बस पूछता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? वाक्य। क्या? वाक्य, ठीक है, वाक्य हो गया। ये भी आपके 9th और 10th में पूछते हैं, 11th में भी कभी-कभी पूछ देता है, 11th में पूछ देता है, 12th में हमको नहीं लगता। 12th में जो है पूछता है वाक्य, 12th में नहीं पूछता, 12th में वाक्य के बारे में कुछ नहीं पूछता, ठीक है। ये है 9th 10th 11th के लिए, ठीक है। इतना जैसे जो हम बोल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 9th ये आपका 9th में पूछता है, 9th 10th में पूछता है, ये भी 9th 10th में, ये भी 9th 10th में, ये आपके 9th 10th 11th में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप बात को सुन के भी लिख सकते हैं। अपने सिलेबस 9th के बच्चे हैं तो आप सुन के भी लिख सकते हैं कि कौन बार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 10th के है वो भी सुन सकते हैं, 11th के है वो भी सुन सकते हैं, और 12th के है वो भी सुन के अपना लिख सकते हैं और देख के भी अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो वाक्य हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आपका आएगा? क्या? संज्ञा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अगला टॉपिक? सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। उसके बाद आपका विशेषण। उसके बाद क्या आपका? क्रिया, ठीक है। क्या हो गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया। आपका काल के बारे में पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या है आपका? संधि के बारे में अधिक बार पूछता है। ठीक है, वैसे हम बता देंगे कि कौन कौन किस क्लास में पूछता है, हम बता देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। कारक आपको पूछता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाच्य आपको पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। समास से प्रश्न हो जाते हैं, समास हो गया। आगे आपका क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। इसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये होता है, ठीक है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको निबंध पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। निबंध पूछता है आपका उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है आपका? गद्यांश पूछता है, गद्यांश, ठीक है। उसके बाद आपका पत्र लेखन के बारे में क्या करता है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्या? उसके बाद आपका ये तो हो गया क्रिया है, हाँ ठीक है। क्रिया वचन इसमें लिखना क्या है? वचन नहीं है, वचन लिखिए,
ठीक है। वचन भी आपको पूछता है। उसके बाद क्या आपका तत्सम तद्भव, ये क्लास 12 में आपको पूछता है, 11 12 में पूछता है तत्सम तद्भव। तत्सम 10th में पूछता है तत्सम तद्भव, कौन तत्सम है कौन तद्भव है, तत्सम तद्भव, ठीक है, तद्भव। वैसे अगर 9th के हो 10th को 11th को सारा पढ़ लेंगे तो कोई जो है ना दिक्कत नहीं होगा, नॉलेज ही होगा, है ना, नॉलेज जाएगा तो काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव, उसके बाद सर्वनाम हो गया है, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों के अर्थ भी आपको पूछ देता है, शब्दों के अर्थ आपको नॉर्मली 12th में पूछ देता है या 10th में ही पूछ देता है, शब्दों का अर्थ तो बताइए ये सब का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका पूछ देगा आपको। कारक उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समासक का प्रवादी शब्द, विलोम शब्द हो गया, काल, काल के बारे में आपको पूछता है, क्लास 12th में पूछता है, क्लास 10th में पूछता है ना, काल हो गया, काल हो गया, फिर संधि के ऊपर क्रिया के रूप में काल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। उसके बाद आप क्या पता है, एक शब्द हो गया मुहावरा, मुहावरा पूछता है, मुहावरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। उसका क्या है आपका रस भी पूछता है, रस ये आपके 10th में नहीं है, क्या है 11th या 12th में पूछता है रस के बारे में, ठीक है, इसे हम पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अलंकार आपको पूछता है, ये भी आपके 10th में नहीं है, 12th में अलंकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या आपका पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन लिखे हैं, हाल हो गया पत्र लेखन। उसके बाद आपका संक्षेपण, संक्षेपण आपका जो है ना क्लास क्या बोलते हैं 10th में भी संक्षेपण को तो बड़ा सा दे देगा, करेगा छोटा करके लिखो, तो 12th में अधिकतर बार पूछा जाता है, ठीक है, संक्षेपण, बड़ा दे देगा कहेगा इसका समरी लिखो शॉर्ट, ठीक है, तो संक्षेपण 12th में नॉर्मली पूछता है आपको, ठीक है, संक्षेपण हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निबंध हो गया, निबंध लेखन लिखे हैं, निबंध लेखन, निबंध लिखे हैं, निबंध निबंध या निबंध लेखन, निबंध भी है निबंध, यानी इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, वो चाहे 9th के हो, वो चाहे क्लास 10th के हो, वो चाहे क्लास 12th को, 11th के हो, वो चाहे क्लास 12th को, ठीक है, ठीक है, तो अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको दूसरी जगह तक जाके हिंदी ग्रामर के लिए अलग से आपको ट्यूशन लेना या उसके रिगार्डिंग अलग अलग बुक्स लेकर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर इतना टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं, यानी पहला आपका क्या है, आपका है वर्ण विचार, वर्ण परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, यानी वर्ण परिचय के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे, शब्द के बारे में, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, संधि, कारक, वाच्य, समास, विलोम शब्द पढ़ेंगे, प्रवादी शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निबंध पढ़ लेंगे, निबंध को आप रखिए क्या लास्ट में रखिए, निबंध को हम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, प्रधान, पत्र लेखन, वचन, तत्सम तद्भव, शब्दों के अर्थ, मुहावरा, है ना, आपका रस, अलंकार, संक्षेपण, है ना, ये सारे हम लोग कवर करेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो जाए, हमको जो माइंड में आया उसको हमने पहले लिख दिया, है ना, क्योंकि पहले हमने लिख दिया है ना, लेकिन सारे को हम लोग कवर करेंगे, है ना, जो जो इंपोर्टेंट आपको इसमें होगा वो सारा जो है ना हर एक अलग अलग वीडियो को क्या करेंगे हम यहाँ पे डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना में अगर कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा सिलेबस है, वो चाहे बच्चे क्लास 9 के हो, वो चाहे 10th के हो, वो 11th को या 12th को, अगर इतना कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या वर्ण परिचय, वर्ण परिचय यानी स्टार्ट करेंगे हम यहीं पे वर्ण परिचय, है ना, वर्ण परिचय क्या होता है, तो चलिए देखते हैं वर्ण परिचय। तो अब हमको देखना क्या था, तो हमने जो सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ण परिचय। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं क्या, वर्ण परिचय के बारे में, वर्ण परिचय, वर्ण परिचय के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में परिचय को जानना है, तो जानना होता है कि वर्ण क्या होता है, वर्ण होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे वर्ण का, ठीक है, वर्ण होता क्या है, ठीक है। तो वर्ण क्या होता है, तो वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, है ना, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्ण, वर्ण, वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण उस छोटी से छोटी, वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि
ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके वर्ण की छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यानी वर्ण क्या होता है? तो वर्ण का अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो क्या कहेंगे? वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे अ, क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। आ कहिए, ठीक है, आ, ई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ऊ भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम का ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये आपका क्या होता है? वर्णीय होता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं चार, बेहलम कीजिए, ये सारा क्या हो गया? ये सारा वर्ड हो गया, ठीक है। आदि क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे आदि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद ना, तो वर्ण के क्या होते हैं? सामान्यतः दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला क्या? आपका स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या? व्यंजन वर्ण। क्या? व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक क्या? व्यंजन वर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताया कि आपका यहाँ पे स्वर वर्ण होता क्या है, स्वर वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो जानते हैं, पहला आपका स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? तो स्वर वर्ण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके कहते हैं जिसको बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता, किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसको बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? स्वर वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। पहले जो होता था वो 13 होता था, लेकिन अभी जो है, अभी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या होता है? 11 होता है। यानी क्या लिखेंगे? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। बात समझ में आया? क्या 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 आपका अब कौन करें तो उसमें आ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, हर्षवी दीर्घी, ठीक है, हर्षु दीर्घु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। री, आए, आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्या होते हैं आपके स्वर वर्ण? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वर की सहायता स्वरों की वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन? तो ये सारे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? जैसे में भी आप ये सारा लिख सकते हैं, या स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये भी आपका जैसे में यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है।
तो अब इसको मिटाते हैं, फिर अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अब यहाँ पे तो हमने देखा, क्या देखा, वर्ण का प्रकार, वर्ण देखा कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण का दो प्रकार होता है, एक स्वर वर्ण होता है, एक क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण क्या होता है, तो स्वर वर्ण उससे वर्ण को कहते हैं जिसको हम क्या जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, जिसके बारे में हमने बता दिया था, है ना। अब देखना है स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है, इस है ना। ये सारी बात को हम लिखते हैं, उसके बाद अगली क्लास में जो है इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्वर वर्ण के भेद यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वर वर्ण के भेद, है ना। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब इन सारे स्वर वर्ण के जो भेद है, ये 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में क्या करेंगे, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इन लोगों का परिभाषा क्या है, इन सारे को अगली क्लास में फिर हम डील करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। फिर अगले क्लास में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अगला यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर आपको इस ये वीडियो जो है अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपके और जो फ्रेंड है, यानी और जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी स्टूडेंट है वो इससे क्या ले सके, लाभ ले सके। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।